ठीक है, शुरू करो सुमन, बाकी और लोग आते रहेंगे। Good afternoon, respectable teachers and my classmate. Myself name Suman Prajapat in MSc final year from Government Loya College, Churu. Today will be discuss reduction. We are discuss following selective topics जैसे introduction of reduction, reduction of hydrocarbon, reduction of aromatic ring, Bruch reduction और Clemmensen reduction, Blanc reduction, Wolff-Kishner और lithium aluminum hydride reduction. अब हम फर्स्टली बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखेंगे कि रिडक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है। रिडक्शन है वो क्या होता है, एक अनसेचुरेट कंपाउंड से क्या मिलता है, सेचुरेट कंपाउंड मिलता है। उस दौरान क्या होता है, अनसेचुरेट कंपाउंड में ऑक्सीजन का क्या रिमूव होता है और हाइड्रोजन का एडिशन होता है या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन का एडिशन अनसेचुरेटेड कंपाउंड पर कैसे होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले रखा है प्रोपेन का, इसके अंदर क्या है, ओलिफोनिक बॉन्ड है, इसमें क्या होगा, कैटालाइस्ट लिया है हमने और ये कैटालाइस्ट में हाइड्रोजन का क्या होगा, इन दोनों एडिशन, दोनों कार्बन पे क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा और हमें सेचुरेटेड कंपाउंड प्रोपेन गेन होगी। अब हम देखेंगे कि जो एडिशन है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा कैसे होगा, रिडक्शन। अब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो रिडक्शन है वो कैसे होगा। इसके अंदर हम लेंगे सोडियम मेटल की क्या रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। ये केमिकल सीरीज में अनदर मेटल से कंपैरिजन में मोर इजिली क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को इजिली से रिमूव करता है। फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कार्बोनाइल कंपाउंड ले रखा है हमने रिएक्टेंट के तौर पे। यहाँ पे क्या करेगा, ये सोडियम मेटल है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को देगा और यहाँ पे क्या होगा, क्लीवेज होगा बॉन्ड के, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट होंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा और सोडियम मेटल ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करेगी। और फिर क्या होगा, एज इट इज ऐसा ही कोई एक और कंपाउंड होगा, ये दोनों कंपाउंड आपस में कपलिंग करके हमें एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। फिर आफ्टर जो हाइड्रोजन होता है उसका क्या होता है, जो ये नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होता है और हमें क्या मिलता है, सेचुरेट कंपाउंड मिलता है, जिस जो मिलेगा वो प्रोडक्ट होगा हमारा 2,3 डाई मेथिल डाईओल ब्यूटेन। अब देखेंगे कि हम जो रिडक्शन है वो ट्रांसफर, जो हाइड्राइड ट्रांसफर के कारण कैसे होता है। इसके अंदर हमने ले रखा है कीटोन और कीटोन ले रखा है और प्रेजेंस रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रखा है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का क्लीवेज होगा वो Li+ के अंदर और जो एल्यूमिनियम है वो होगा नेगेटिव चार्ज के अंदर। और फिर ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या मिलेगा, एक हाइड्राइड का फॉर्मेशन, हाइड्राइड आयन देगा। यहाँ पे क्या होगा, जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, इसके बीच के अंदर बॉन्ड है और जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो लिथियम क्या है, एंटी आयन है, यहाँ ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन के ऑक्सीजन से ऐड हो जाएगा। आफ्टर क्या होगा, इस स्पीसीज पर क्या आ गया, चार्ज आ गया। कोई भी स्पीसीज नहीं चाहती कि वो अपने ऊपर चार्ज को रखे, इसलिए हर स्पीसीज चाहती है कि वो अपना चार्ज रिमूव करे। इसलिए क्या होगा, जो ऑक्सीजन और जो कार्बन के बीच का ये बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और क्या होगा, चार्ज रिमूव होगा। फिर ये इस पे क्या जाएगा, कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और आफ्टर एल्यूमिनियम हाइड्राइड से एक हाइड्राइड आयन आएगा और उसका अटैक होगा। और फिर आफ्टर वर्कअप के बाद क्या मिलेगा, हमें 2 प्रोपेनॉल मिलेगा। और इस जो रिडक्शन है इसके अंदर हम डिजोल्विंग मेटल के द्वारा भी करा सकते हैं, हाइड्राइड ट्रांसफर एजेंट के द्वारा भी और मेटल कैटालाइस्ट के द्वारा भी, और रिडक्शन जो रिडक्टिव क्लीवेज के द्वारा भी करा सकते हैं। अब देखेंगे कि जो रिडक्शन है वो हाइड्रोकार्बन पे कैसे होता है। इसमें देखेंगे कि जो हाइड्रोकार्बन है उसमें आती है एल्कीन और एल्काइन। फर्स्टली हम देखेंगे कि एल्कीन का रिडक्शन किस टाइप से होता है। हमने ले रखा है एल्कीन। एल्कीन का क्या होगा, कोई कैटालाइस्ट के प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट होगी, एल्कीन के अंदर में कन्वर्ट होगी। इसमें मोर फेवरेबल होती है, प्रोसेस होती है, वो होती है कैटालाइट हाइड्रोजिनेसिस से। इसके अंदर भी 2 टाइप से ये प्रोसीड करती है, एक तो होती है हेट्रोजिनेसिस हाइड्रोजिनेसिस और एक होती है होमोजिनेसिस हाइड्रोजिनेसिस। अब हम डिस्कस करेंगे कि हेट्रोजिनेस हाइड्रोजिनेसिस क्या होती है। इसमें क्या होता है कि कोई मेटल ले रखी होती है अपने, वो क्या करती है, एक अब्जॉर्बेंट की तरह वेव रिप्रेजेंट करती है और वहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का क्या अब्जॉर्ब होता है। और हमने जो कंपाउंड जिसको हमें क्या कराना है, रिडक्शन कराना है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रखा है।
फिर आफ्टर क्या होगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी क्या होगा, इस मेटल पे क्या होगा, एडिशन होगा। और फिर क्या हेटेरोजेनस ले रखा है, तो इसके अंदर क्या होगा, जो दोनों हाइड्रोजन है उनकी फेज होगी वो क्या होगी, अलग-अलग होगी। फर्स्टली क्या होगा, हाफ हाइड्रोजन के क्या होगा, इस वाले कार्बन पे अटैक करेंगे और फिर हाफ हाइड्रोजन फिर क्या करेंगे, वापस रिडक्शन कराएँगे तो हाफ हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे, इसलिए हमें एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमने H2 के साथ में पैलेडियम मेटल ले रखी है और हम रिडक्शन करा रहे हैं, तो ये क्या होता है, एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। अब हमने इसके अंदर ले रखा है सिस ओलेफिन या फिर सिस एल्केन। इसके अंदर क्या होता है, जो दोनों मिथाइल ग्रुप है उनकी कंडीशन और जो दोनों फिनाइल ग्रुप है ये क्या होते हैं, सेम साइड में होते हैं। यहाँ पे क्या ले रखा है हमने, H2 और पैलेडियम मेटल ले रखी है। या क्या ये क्या कराएगी, सिलेक्टिव रिडक्शन देगी। हमने सिस ले रखा है तो इसे हमें क्या मिज़ो कंपाउंड मिलेगा। मिज़ो का मतलब है इसके अंदर क्या होगी, जो कार्बन है इसमें क्या होगा, 1 देन मोर स्टीरियोजेनिक कार्बन होंगे। इसमें क्या फिनाइल ग्रुप क्या बिलो द प्लेन है, तो इस वाली कार्बन पे भी फिनाइल ग्रुप बिलो द प्लेन होगी। और इसमें जो मिथाइल ग्रुप है वो अबो द प्लेन है, तो इस वाली कार्बन पे भी क्या होगी, अबो द प्लेन होगी। अब एक और अनदर एग्जांपल ले रखा है मैंने कि जो ट्रांस एल्कीन है उसके अंदर क्या है, जो दोनों फिनाइल ग्रुप है उनकी कंडीशन क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ये क्या है, ट्रांस एल्कीन है। और हमने क्या प्रेजेंसी के अंदर ले रखा है, H2 और पीडी मेटल। ये भी क्या होगा, इससे जो कंपाउंड मिलेगा वो हमें प्लस और माइनस या फिर जिसको बोल सकते हैं DOL का मिक्सचर मिलेगा। इसमें क्या होगा, जो एक जो फिनाइल ग्रुप है ये यहाँ पे ट्रांस है, ट्रांस ले रखा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो पोजीशन बिलो द प्लेन है, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन इस वाले कार्बन पे क्या होगी, अबो द प्लेन होगी। इस वाले कार्बन में मिथाइल ग्रुप की क्या है, अबो द प्लेन है, तो इस वाले कार्बन पे इस मिथाइल ग्रुप की क्या होगी, बिलो द होगी। और ये एक दूसरे के क्या होता है, इसमें प्लस और माइनस होते हैं। एक ये वाली होती है, तो इस वाली कार्बन पर अगर माइनस का फॉर्मेशन करना तो ये क्या होगी, अबो द प्लेन होगी। अब हम देखते हैं कि जो रिडक्शन है वो किस पे प्रोसीड करता है। रिडक्शन है ना, वो क्या करता है, इस पे डिपेंड करता है डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पर। जितने डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होंगे उतना रिडक्शन क्या होगा, लेस होगा। अब इसके अंदर देख ले, एग्जांपल ले रखा है कि ये क्या होगा, यहाँ पे के सब्स्टिट्यूट कितने हैं, 3 सब्स्टिट्यूट अटैच है और इस वाले डबल बॉन्ड पे क्या है, 2 सब्स्टिट्यूट अटैच है। तो इन दोनों में से क्या होगा, सिलेक्टिव होगा, एक का ही होगा इसके अंदर। तो इसके अंदर तो 3 है और इसके अंदर क्या है, 2 सब्स्टिट्यूट अटैच है। तो इस वाले का क्या, डबल बॉन्ड का क्या होगा, सैचुरेशन हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाला जो है ये एज इट इज रहेगा। अगर क्या हो, दोनों साइड में जो डबल बॉन्ड है उन पे क्या हो, सेम या फिर डाई सब्स्टिट्यूट हो, तो वो क्या करेगा, कंप्लीटली रिडक्शन करेगा और रिड्यूस्ड कंपाउंड देगा। अब इसके अंदर क्या है, 2 डाई सब्स्टिट्यूट है, इस वाले पे भी क्या डाई सब्स्टिट्यूट है, तो इसका क्या होगा, ये कंप्लीटली रिड्यूस्ड हो जाएगा। अब देखेंगे कि हम जो हमने पहले देखा कि हेटेरोजेनस, अब हम देखेंगे कि जो होमोजेनस है वो किस टाइप से होता है। होमोजेनस के अंदर क्या होता है, जो एल्कीन का रिडक्शन होता है वो क्या होता है, विल्किंस कैटालाइज की प्रेजेंस में होता है। विल्किंस कैटालाइज क्या करता है, एल्कीन के सैचुरेशन के लिए करता है, ये एल्कीन का बहुलीकरण भी करता है। विल्किंस कैटालाइज का आईपीसी का नेम क्या होता है, ट्राइफिनिल फास्फिन क्लोरिडो क्लोराइड होता है। ये क्या होता है, मोस्ट पावरफुल होता है। इसमें क्या होता है, जो रोडियम मेटल है इसकी क्या होती है, कोऑर्डिनेट नंबर 6 होती है। जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड पर अटैक कर रहा होता है उस टाइम ये क्या करता है, एक ट्राइफास्फिन को रिमूव करता है और ये कंपाउंड पे क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है इसका। फिर ये क्या करता है, यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्राइड आयन का, जिस टाइम ये बॉन्ड क्या है, मेटल और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, यहाँ पे क्या होगा ना, एक हाइड्राइड आयन का, इसके पास 2 हाइड्राइड आयन है, ये अपने दोनों हाइड्राइड कार्बन को दे देगा और हमें क्या मिलेगा, सैचुरेट कंपाउंड मिलेगा। और एक एग्जांपल और लिखा रहा है जिसमें क्या है, मेलिक एसिड है, जिसमें क्या है, दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है, सेम साइड में। यदि ये दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप एक दूसरे के एंटी साइड में हो तो ये मेलिक एसिड कहलाता है। और यहाँ पे हमने विल्किंस कैटालाइज ले रखा और H2 के प्लेस पर अपने को ले रखा D2। ये मैंने यहाँ पे मिस कर रखा है, D2 है। और यहाँ पे क्या होगा, जब कार्बोक्सिल ग्रुप की जो पोजीशन होगी उसी पोजीशन से क्या होगा, ड्यूटेरियम आएगा और ये हमें क्या मिलेगा, डाइड्यूटेरेट सक्सेनिमाइड एसिड। अब एक और एग्जांपल है जिसके अंदर हमने देखा है कि इसमें क्या है, ये स्पेसिफिक होता है, ये कैटालाइज ये क्या करता है, ओनली फॉर क्या होता है, नॉन कंजुगेटेड एल्कीन का ही रिडक्शन करवाता है। इसके अंदर ये जो दोनों डबल बॉन्ड है ये क्या है, कंजुगेशन के अंदर है। या फिर एक और भी देख सकते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा कि ये डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूट मोर है किसके कंपेरिजन में, इस वाले डबल बॉन्ड की कंपेरिजन। तो ये क्या करेगा, इस वाले डबल बॉन्ड का रिड्यूस कर देगा और ये क्या करेंगे, एज इट इज रहेंगे। अब हम देखेंगे कि जो रिडक्शन है वो मेटल और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में कैसे होता है।
इसमें क्या होता है, एल्कीन होता है, उसके पे क्या होता है, ओलिफोनिक वाली जो एल्कीन होती है उस पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, या सोडियम, लिथियम या पोटेशियम मेटल और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में होता है। और प्रोटोनेट करने के लिए ये साथ में या ले रखे होते हैं हम, एथेनॉल भी होते हैं, प्रोटोनेट एल्यूमिनियम भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। अब इसमें क्या होगा, जो अनसैचुरेटेड वाला कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, सैचुरेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखेंगे कि हम जो रिडक्शन है वो एल्काइन का कैसे करा सकते हैं। एल्काइन का रिडक्शन कैटालाइट हाइड्रोजनेसिस के थ्रू होता है। इसमें क्या ले रखा है हमने, ब्यूटाइन ले रखा है और H2 और कैटालाइट की प्रेजेंस में, और ये क्या है, ब्यूटेन के अंदर कन्वर्ट होता है और फिर क्या है, वापस फर्दर रिडक्शन होने के बाद ये किसमें, ब्यूटेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यदि जो ब्यूटाइन है उसका रिडक्शन ब्यूटेन पर क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो उस दौरान हम बोलते हैं कि जिसका रिडक्शन है वो क्या है, पार्शियली रिडक्शन है। और इस एल्काइन का रिडक्शन किसके थ्रू होता है, लिडलर कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में होता है। ये ओनली फॉर नॉन टर्मिनल एल्काइन को ही कन्वर्ट करता है, सिस एल्काइन के अंदर। नॉन टर्मिनल एल्काइन वो होती है जिसके क्या होते हैं, लास्ट में जो कार्बन, जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन होता है उसके पास में कोई, नॉन टर्मिनल का मतलब कोई हाइड्रोजन, एटलीस्ट कम से कम कोई हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। तो इसके अंदर क्या है, ये नॉन टर्मिनल है, इसके पास क्या है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप अटैच है। तो ये क्या करेगा, लिडलर कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में क्या देगा, ये सिस है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो इसमें जो प्रोडक्ट गेन होगा वो भी हमें सिस ही गेन होगा। अब हम देखते हैं कि जो रिडक्शन है वो एरोमेटिक रिंग पे कैसे होता है। एरोमेटिक रिंग पे क्या होता है, जो रिडक्शन होता है वो भी किसके प्रेजेंस में होता है, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेसिस के प्रेजेंस में होता है। ये क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, अनदर फ्रैक्शन ग्रुप के कंपैरिजन में ये डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो इसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, प्रोसेस के द्वारा लॉस्ट होती है। इसमें क्या होता है, विगर्स कंडीशन की रिक्वायर्ड होती है। अब ये क्या करता है, जो इसके रिंग के जो डबल बॉन्ड है उसको क्या कर देता है, H2 और Pt मेटल के प्रेजेंस में ये रिड्यूस्ड हो जाते हैं और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ये रिड्यूस्ड हो जाते हैं। अब हमने देखा कि जो ये सारे डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस्ड हो रहे हैं। अगर हमें कोई स्पेसिफिक, जिसे हम सिलेक्टिव बोल सकते हैं, सिलेक्टिव हमें डबल बॉन्ड जो है वो रिड्यूस्ड कराने, तो हम क्या करेंगे, अनदर मेथड यूज में करेंगे, जो कि है, ये क्या है, जो कैटालाइज्ड हाइड्रोजनेसिस है ये नहीं करा सकता, लेकिन क्या कराएगा, ये जो रिडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ब्रश रिडक्शन के द्वारा हम क्या करा सकते हैं, जो सिलेक्टिव हम चाहते हैं उन्हीं डबल बॉन्ड को क्या करा सकते हैं, रिड्यूस्ड करा सकते हैं। अब इसके अंदर हम देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन रिडक्शन बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ब्रश रिडक्शन, उसके अंदर क्या होता है, जो पार्शियली, इसमें पार्शियली रिडक्शन होता है और इसमें जो प्रेजेंस लेते हैं वो किसके लेते हैं, लिक्विड अमोनिया और सोडियम या लिथियम मेटल और एथेनॉल भी लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो सिलेक्टिव रिडक्शन होता है और हमें क्या होता है, कंपाउंड गेन होता है। और जो कंपाउंड गेन होता है उसके अंदर जो डबल बॉन्ड की कंडीशन होती है वो आइसोलेटेड होती है, क्योंकि उसको फर्दर क्या कर सकते हैं, हम रिड्यूस नहीं करा सकते, किसके थ्रू, ब्रश रिडक्शन के थ्रू। अब हम देखेंगे कि अब हमने ले रखा बाइफिनाइल रिंग, बाइफिनाइल रिंग के अंदर क्या, इसका हमने रिडक्शन कराना है, तो रिडक्शन कराने के बाद में ये कंपाउंड फॉर्मेशन होगा और ये जो है ब्रश रिडक्शन वो डोमिनेट करता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे वो क्या करेंगे, रिंग का क्या जो एनर्जी है वो कम करेंगे। अब इसके अंदर हमने ले रखा है जो ब्रश रिडक्शन है वो क्या करेंगे, कंजुगेटेड सिस्टम पे होगा। कंजुगेटेड सिस्टम है, यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ डिलोकेलाइज होंगे, यहाँ से यहाँ पे डिलोकेलाइज होंगे। हमें ले रखा है सोडियम और लिक्विड अमोनिया, और इस यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आया और मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हुआ। फिर आफ्टर क्या होगा, प्रोटॉन का एडिशन होगा और हमें क्या मिलेगा, रिड्यूस्ड कंपाउंड मिलेगा। अब देखेंगे रिड्यूशन है वो इंटरनल एल्काइन पर ही होता है, इंटरनल एल्काइन इनटू ट्रांस एल्केन। अब इसके अंदर क्या, सोडियम ले रखा है, लिक्विड अमोनिया है और यहाँ पे क्या करेगा, जो बॉन्ड गए इलेक्ट्रॉन वो एक साइड में शिफ्ट होंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और मेटल क्या देगा, अपने लोन पेयर देंगे और यहाँ पे क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आए तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी लोन पेयर हो गए और मेटल ने दिए वो भी लोन पेयर हो गए। दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सिस होती है, दोनों क्या सिस पोजिशन पर है। तो यह क्या, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, जिसके कारण क्या होगा, जो कंपाउंड है वो मोर फेवरेबल होगा, लेस बनेगा। ये क्या होता है, माइनर होता है, जिसके अंदर क्या होगा, जो लोन पेयर है वो क्या एक दूसरे के ऑपोजिट हो, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन लेस होगा, जिसके कारण ये क्या होगा, मेजर कंपाउंड होगा।
अब देखेंगे जो रिडक्शन है वो एरोमेटिक कंपाउंड पे रिडक्शन देगा। यदि क्या है एरोमेटिक रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो तो क्या होगा, सोडियम मेटल अपने इलेक्ट्रॉन देने से पहले ही इसके अंदर लिक्विड अमोनिया जो बेस की एज ए बेस व्यवहार करेगी और ये क्या करेगी, यहाँ से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगी। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा, नेगेटिव चार्ज आफ्टर डिलोकलाइजेशन होगा और जिसके कारण क्या होगा, ये कंपाउंड होगा। और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड का हमें शिफ्ट कराने उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर साइड में शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर साइड में शिफ्ट होंगे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा और मेटल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी और नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन आफ्टर क्या होगा, मैं जो ले रखा लिक्विड अमोनिया ये क्या कर देगी, प्रोटोनेट कर देगी और हमें आइसोलेट कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब इसको हम अदर इसके द्वारा इसके थ्रू नहीं करा सकते। अब हमने जब क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करा के, ये क्या है, रिंग को खुद इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता है, तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो इधर की साइड में शिफ्ट होंगे और क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा और फिर मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को देगी और नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा और जो लिक्विड अमोनिया ये आफ्टर क्या करेगी, प्रोटोनेट करके हमें प्रोडक्ट रिड्यूस्ड प्रोडक्ट देगी। अब हम देखेंगे कि जो क्लेमेंसन रिडक्शन है वो किस पे होता है। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या करता है, एल्डिहाइड और कीटोन, ये कीटोन देते हैं। इसमें क्या होता है, प्रेजेंसी के रूप में जिंक, मरकरी और अमलगम, और जो प्रेजेंसी होती है वो मीडियम रखती है, वो क्या होता है, एसिडिक होता है। इसमें कार्बोनिक कंपाउंड का जिंक अमलगम और एसिडिक मीडियम के अंदर क्या हो जाता है, एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और अब हमने यहाँ पे एल्डिहाइड फॉर्मल एसिटाल्डिहाइड ले रखा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथेन का फॉर्मेशन। अब हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि एक हमारे पास एसिटोन ले रखा है हमने और एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम से हमें प्रोटॉन मिलेगा और प्रोटॉन क्या करेगा, यहाँ ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज ऑक्सीजन के लोन पेयर प्रोटॉन ने ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये चार्ज रिमूव करने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे क्या होगा, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी और फिर के यहाँ पे वो चार्ज रिमूव हो जाएगा। फिर क्या करेगा, आफ्टर क्या होगा, यहाँ से वापस एसिडिक मीडियम है हमारे पास और ऑक्सीजन फ्री हो गई अपने इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो वापस ये यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे वापस पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इसको रिमूव करने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और H2O का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और फिर आफ्टर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। और जिंक जो हमारे मीडियम में अभी तक सॉल्यूशन के अंदर ले रखी है वो क्या होगी, आफ्टर इस पे अटैक करेगी और यहाँ पे जिंक का होगा और क्लोराइड आयन, फिर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो क्लोराइड आयन अटैच हो जाएगा और यहाँ से अच्छे जिंक क्लोराइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब फिर क्या होगा, जिंक क्लोराइड निकलेगा तो इसमें मेटल, ये क्या होगा, यहाँ पे ये जिंक और जो कार्बन का बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, कार्बन मेटल के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसलिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे और हमारे मीडियम के अंदर हमने एसिडिक ले रखा, वहां से प्रोटॉन का एडिशन होगा और क्या होगा, प्रोटॉन आ जाएगा। फिर आफ्टर क्लोराइड जो हमारे मीडियम में पड़ा है अभी तक वो वापिस जिंक क्लोराइड के रूप में रिमूव होगा और हमें एल्केन का फॉर्मेशन होगा। अब देखेंगे हम वोलांग रिडक्शन, इसमें क्या कर रहे हैं सर, एस्टर का रिडक्शन करता है। इसके अंदर क्या लेते हैं हम, सोडियम मेटल और एथेनॉल की प्रेजेंसी लेते हैं। इसमें क्या होता है, एस्टर होता है और सोडियम मेटल और एथेनॉल होता है और ये किसमें होता है, 1 डिग्री एल्कोहल देता है। इसमें ये क्या होती है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन देता है और फिर यहाँ पे नेगेटिव ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये ऑक्सीजन के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे और फिर आफ्टर सोडियम के 2 मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करेंगे और फिर एथेनॉल क्या है, ये प्रोटोनेट कर देगा और यहाँ पे क्या होगा, वापस ये बॉन्ड प्रोटॉन है ये अपने इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे निकल जाएगा बाहर और यहाँ पे हमें वापस कार्बोनिक कंपाउंड होगा, उसका भी क्या होगा, वो आफ्टर यहाँ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और ये जो सोडियम मेटल है वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन देगी और आफ्टर हमने डाल रखा है इसके अंदर एथेनॉल, ये क्या करेगा, इन दोनों को प्रोटोनेट कर देगा और हमें क्या मिलेगा, 1 डिग्री एल्कोहल। अब देखें वोल्फ-किस्लर रिडक्शन, इसके अंदर क्या होता है, वोल्फ-किस्लर रिडक्शन ये कहता है ओनली फॉर एल्डिहाइड। ठीक है बेटा, सुमन अब रहने दो बेटा। इसमें हाइड्रोजन भी होती है जो एक्सिस के अंदर ले रखे और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये क्या करता है, कार्बोनिल कंपाउंड इसमें एल्काइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और NO2 गैस और H2 मॉलिक्यूल निकलता है। ये जो प्रोसेस है वो टू टाइप में होती है। पहले फर्स्ट बार में क्या होता है, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है और जिसमें क्या होता है, H2 का मॉलिक्यूल निकलता है। फिर हाइड्रोजन पर क्या होता है, हाइड्रोक्सिल जो हमने बेस ले रखा वहां पे से क्या होगा, हाइड्रोक्सिल आयन आएगा। हाइड्रोक्सिल है एक बेस है, ये मैकेनिज्म तो बहुत सारी बता दी, इसका एक आध एप्लीकेशन भी बताती तो ज्यादा अच्छा रहता जो है। बहुत सारे ले लिए आपने एग्जाम्पल, जो है बहुत सारे रिडक्शन ले लिए, पूरा का पूरा रिडक्शन का जो कि जो है करीब 5-6 लेक्चर का था, आपने एक ही लेक्चर में समाहित कर दिया उसको। अच्छा एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छा करा है, लेकिन इसके एप्लीकेशन भी लेते तो थोड़ा सा और भी अच्छा होता। आपकी स्क्रीन शेयर भी अच्छी है जो है,
और बोलने का भी जो है आपने खूब रट्टा मारा है जो है, अच्छे से जो है। हाँ, अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो जो है, अच्छा हाँ है सुमन जो ठीक है बेटा। फिनिश करो इसको जल्दी से। कर रही हूँ सही। फिर क्या होता है, आफ्टर क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये लोन पेयर होता है, यहाँ पे NO2 गैस रिमूव हो जाती है और यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड होता है और NO2 गैस के निकलने के बाद क्या होता है, एसिडिक मीडियम में प्रोटॉन अवेलेबल है, ये क्या अटैक करता है और यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या आता है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑल कार्बोनाइल कंपाउंड को रिड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है, एल्डिहाइड को अल्कोहल के अंदर, कीटोन को अल्कोहल के अंदर और कार्बोक्सिल ग्रुप को अल्कोहल, सबको ये क्या करता है, मोर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसके मैंने एक रिएक्शन इंक्लूड कर रखी है कीटोन की रिडक्शन के। इसमें क्या कीटोन का एक मॉलिक्यूल है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रखा है। लिथियम क्या होता है पॉजिटिव चार्ज के अंदर, ये पे नेगेटिव चार्ज के अंदर होता है। लिथियम एंटी आयन है, ये यहाँ पे क्या लिथियम होगा, ये क्या होगा, एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे अटैच होगा। सुमन फिर क्या ओके बेटा, 20 मिनट हो गए, हमारे पास 2 अभी और आ गए हैं, फिर अपना टाइम। के अंदर लिथियम हेलो एक सुमन, 4 कीटोन को रिड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। सुमन सुन रहे हो क्या? आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैम बोलो। हाँ बेटा, इतना कोई ना लेते हैं, ये तो बस तुम स्पीडली बोले जा रहे हो। अगर एक टीचर इस तरह बोलने लगे तो आपको कितना समझ में आएगा? नहीं आ सकता ना। हाँ कम ठीक। लेते हैं मैटर कम लेते। तुमने प्रिपेयर अच्छा किया है, तुम्हें सब तैयार है तुम्हारा, लेकिन इतना मैटर नहीं लेते। हाँ नहीं, ठीक है। स्लोली थोड़ा एक्सप्लेन करोगे तभी तो किसी को समझ में आएगा। ऐसे क्या समझ में आएगा? चलो ठीक है बेटा। वैसे अच्छा किया है, चलो अब खत्म करो इसको। आगे और लोग भी ध्यान रखें कि अपन एक ही रिएक्शन लेकिन उसको अच्छे से समझाए। वो जरूरी नहीं है कि अपने को पूरा टॉपिक कवर करना है, अपना उद्देश्य वो नहीं है। ठीक है, पूनम बुंदेला। प्रेजेंट सर। हाँ स्टार्ट करो। सर स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हेलो। हाँ दिख रहा है बेटा, स्टार्ट करो। ओके सर। Department of Chemistry, Government Lawyer College, Churu. My today's topic is porphyrin. So, in porphyrin ring, 4 pylori ring are attached with together and 4 formaldehyde. हेलो। हेलो, हाँ चलो बेटा शुरू करो। 1 मिनट सर, ये थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। कोई बात नहीं है, एनोटेशन अगर पेन नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है इसकी वजह से। एनोटेशन पे जाओ। नहीं सर, एक्चुअली मेरे फोन का स्क्रीन अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो ये सब चीजें पहले से अपने को इंश्योर करनी थी ना। वेरी सॉरी सर। स्क्रीन ऊपर मूव नहीं हो रहा क्या? स्क्रीन तो सर, साफ दिखाई दे रहा है तुम्हारा। स्क्रीन साफ आ रहा है लेकिन सर मूव नहीं हो रहा है। सर मैं नेक्स्ट दे दूं? चलो ठीक है, नेक्स्ट अपना इसका दुर्गा का है। दुर्गा तैयार है क्या? दुर्गा यस सर, तैयार हूँ। आप ठीक है बेटा, तुम स्टार्ट करो एक बार। ठीक है सर।
हाँ, दिख रही है स्क्रीन। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ दुर्गा खेमका एंड मेरा आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम। उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट ऑन ए फॉस्फोरस एटम। न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट ऑन ए फॉस्फोरस एटम। फॉस्फोरस एस्टर है बायोकेमिस्ट्री में यूनिक रोल प्ले करते हैं और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म उनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉस्फोडाइएस्टर पॉलीमर लाइक डीएनए और आरएनए के थ्रू पॉलीमराइज। क्या सर? इंफॉर्मेशन फॉस्फोडाइएस्टर पॉलीमर लाइक डीएनए आरएनए में स्टोर रहती है और न्यूक्लियोटाइड्स के डाई और ट्राइफॉस्फेट और अन्य फॉस्फोरिलेटेड कॉम्प्लेक्स भी एनर्जी ट्रांसफर के रूप में काम करते हैं। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, उसके थ्रू फॉस्फोरिलेशन कराया जाता है जिससे कि एनर्जी ट्रांसफर की मैकेनिज्म कराई जाती है और ये मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट के थ्रू होती है। जैसे कि हम जानते हैं कार्बन टेट्रावेलेंट कंपाउंड बनाता है, लेकिन ये जो फॉस्फोरस होता है ये ट्राइवेलेंट, टेट्रावेलेंट और पेंटावेलेंट स्टेबल कंपाउंड बनाता है और ये न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म दिखाता है जिसमें कि SN1 और SN2 मैकेनिज्म यानी कि एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू ये फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करता है। यहाँ पे हमने एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें कि हमने फॉस्फेट एस्टर ले रखा है और यहाँ पे एक बेस ले रखा है जिससे कि रिएक्ट करवाते हैं तो फॉस्फोरस ग्रुप का ट्रांसफर इस वाले एल्काइल के साथ हो जाता है। यहाँ पे R चेंज है और बाकी रिएक्शन सेम ही है। तो ये रिएक्शन एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के द्वारा होती है। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में ये जो फास्फोएस्टर होता है ये पहले डिकम्पोज हो जाता है, उसके बाद में फास्टली न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है जैसा कि हमने पहले देखा है कि ये न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट के द्वारा होता है। तो फिर यहाँ पे जैसे ही ये डिसोसिएट हो जाता है उसके बाद में फास्टली न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ये कंपाउंड बन जाता है। यहाँ पे ओनली फास्फोट जो ग्रुप है उसका ट्रांसफर होता है, बाकी रिएक्शन देखने में सेम लगती है। लेकिन जो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होता है उसमें तो ये डिसोसिएट हो जाता है और एसोसिएटिव मैकेनिज्म होती है उसमें पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और उसके बाद में लिविंग ग्रुप का लीव होता है। तो ये जो रिएक्शन है दो टाइप से होती है, इनलाइन मैकेनिज्म और एडजेसेंट मैकेनिज्म। इनलाइन मैकेनिज्म में पहले न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से अटैक होता है एंड देन ये पेंटावेलेट एक स्ट्रक्चर बनती है, देन लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है और ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है। तो एडजेसेंट मैकेनिज्म में जो न्यूक्लियोफाइल है वो उसी साइड से ऐड करता है जिस साइड से कि लिविंग ग्रुप को लीव करना होता है। यहाँ पे ये ग्रुप लीव करेगा और इसी साइड से ये न्यूक्लियोफाइल का ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे एक पेंटावेलेंट स्ट्रक्चर बनती है और ये वही का वही प्रोडक्ट मिल जाता है, बस इसमें लिविंग ग्रुप की जगह न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता है। और जो ये मैकेनिज्म होती है इनलाइन मैकेनिज्म, इसमें जो कंपाउंड होता है ये कंपाउंड का इन्वर्जन हो रहा है। इस साइड से लिविंग ग्रुप निकल रहा है और इस बैक साइड से ऐड हो रहा है तो कंपाउंड का इन्वर्जन हो रहा है, लेकिन इसमें सेम ही कंपाउंड मिल रहा है। ये इस मैकेनिज्म की स्टीरियोकेमिस्ट्री है। इसमें हमें एक चीज और देखने को मिलती है, एडजेसेंट मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो लिविंग ग्रुप होता है ना, लिविंग ग्रुप ये जो OR है यहाँ से OR नेगेटिव के रूप में निकलेगा। तो ये क्या है, इक्विटोरियल कंडीशन पे है और जो लिविंग ग्रुप के लीव करने के लिए जरूरी होता है कि वो एपिकल कंडीशन पे हो। तो यहाँ पे ये जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है पहले स्क्वायर पिरामिडल में चेंज होगी और देन वापस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है। इसमें एक बार के लिए रोटेशन होता है जिसे कि सूडो रोटेशन कहते हैं। फिर स्टीरियोकेमिकल कॉन्सिक्वेंस यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री में एडजेसेंट मैकेनिज्म है, उसके अंदर हमने देखा कि प्रोडक्ट सेम वैसा का वैसा मिल जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता क्योंकि ये उसी साइड से ग्रुप ऐड हो रहा है, उसी साइड से लीव कर रहा है। लेकिन इनलाइन मैकेनिज्म में जो ग्रुप है उसका जो मॉलिक्यूल है उसका इन्वर्जन हो जाता है।
फिर है मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द कपलिंग ऑफ एटीपी क्लीवेज टू एंड्रोगोनिक प्रोसेस। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि हम जानते हैं एल्केन का कॉम्प्लिकेटिंग करैक्टर होता है एल्केन का हेलोजिनेशन। एल्केन का हेलोजिनेशन जब करवाते हैं तो मोनो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। तो मान लो कि हमें कोई भी एल्केन जो कोई पार्टिकुलर हेलो एल्केन चाहिए तो हम इस मैकेनिज्म का प्रयोग नहीं करते इसमें, क्योंकि इसमें होता क्या है कि फर्स्टली तो हम कोई मोनो एल्केन ले लेंगे, फिर डाई, फिर ट्राई, इसमें चेंज हो जाएगा। लेकिन कभी कभार इस हेलोजिनेशन में क्या होता है कि हम कोई कंपाउंड लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे आइसोब्यूटेन लिया है, उसका हेलोजिनेशन यानी कि क्लोरिनेशन करवाया है, तो यहाँ पे आइसोब्यूटिल क्लोराइड और टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड यानी कि मिक्सचर प्राप्त हो रहा है, कोई पार्टिकुलर प्रोडक्ट प्राप्त नहीं हो रहा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन का जब क्लोरिनेशन करवाते हैं तो उससे ओनली एक नियोपेंटाइल क्लोराइड यानी कि चारों मिथाइल ग्रुप सेम होते हुए, चारों मिथाइल ग्रुप पे जो हाइड्रोजन है उनका सब्स्टिट्यूट हो सकता है सेम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ओनली एक ही मिथाइल ग्रुप का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है। लेकिन जो ब्रोमीन है उसके थ्रू जब ब्रोमीन के थ्रू जब ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो ब्रोमीन थोड़ा सिलेक्टिव होता है। क्लोरिनेशन तो सिलेक्टिव नहीं होता क्योंकि क्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिस वजह से कि उसे सिलेक्टिविटी के लिए टाइम नहीं मिलता। लेकिन ब्रोमिनेशन है उसे थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है, जिस वजह से कि इसे सिलेक्टिविटी के लिए टाइम मिल जाता है। और जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं ये आइसोब्यूटेन की, तो एक ही कंपाउंड प्राप्त हो रहा है, ये बहुत ही माइनर प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, तो मेजर हम इसे ही मान के चलते हैं। तो ब्रोमिनेशन में थोड़ी सिलेक्टिविटी होती है। अब है कपलिंग ऑफ एटीपी क्लीवेज। कपलिंग का मीन हम जानते हैं कि कपलिंग यानी कि साथ साथ होना। तो यहाँ पे हम पहले एक वर्ड यूज करते हैं फ्री एनर्जी यानी कि डेल एफ। जो भी कोई रिएक्शन वगैरह होती है उसके कंप्लीट होने के लिए, वर्कअप होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे बोलते हैं डेल एफ। यदि डेल एफ का मान नेगेटिव है तो उसे बोलते हैं एक्सर्गोनिक रिएक्शन यानी कि वहां एनर्जी रिलीज होती है, और यदि डेल एफ का मान पॉजिटिव है तो वहां पर उसे एंडरगोनिक रिएक्शन बोलते हैं। एंडरगोनिक रिएक्शन में डेल एफ का मान पॉजिटिव होता है, इसका मीन कि वहां हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर हम कुछ ऐसा करवा दे कि दोनों रिएक्शन को साथ यानी कि कपलिंग करवा दे दोनों की, तो एक से तो एनर्जी रिलीज होती है और दूसरे में एनर्जी चाहिए होती है, तो दोनों को साथ में करवा देंगे तो फर्स्ट रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होगी और जो इंटरगोनिक है उसमें चाहिए होती है। तो वो जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल है, ए से बी प्रोडक्ट बनना है तो यहाँ डेल एफ का मान नेगेटिव है, लेकिन बी से सी बनना है तो उसमें प्लस में है डेल एफ का मान यानी कि एनर्जी चाहिए, तो दोनों रिएक्शन को साथ में करवा दे तो ये फर्स्ट रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होगी ये सेकेंड को मिल जाएगी और दोनों रिएक्शन साथ में हो जाएगी। इसके लिए एक लोहमान नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि एटीपी के स्टेप वाइज डिग्रेडेशन को समझाया था। उन्होंने एटीपी के डिग्रेडेशन को समझाया। उसमें जब एटीपी है वो एडीपी और एडिनाइलिक एसिड में चेंज हो जाता है, और हमने पहले बताया कि फॉस्फेट के ट्रांसफर के थ्रू हम एनर्जी ट्रांसफर को भी समझाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से जो हमें एटीपी जो इससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम संग्रहित नहीं कर सकते, और एनर्जी रिच कंपाउंड जैसे कि फॉस्फोजिनस को हम एनर्जी वगैरह सेंड कर देते हैं। तो एक तो फॉस्फोक्रिएटाइन जो कि इनवर्टिब्रेट्स में होता है, और ऑर्जिनिन फॉस्फोजिनस जो वर्टिब्रेट्स में होता है, और फॉस्फोक्रिएटाइन जो कि नहीं, वर्टिब्रेट्स में तो फॉस्फोक्रिएटाइन और इनवर्टिब्रेट्स में ऑर्जिनिन फॉस्फेट होता है। इसे लोहमान ने बताया था। जैसे कि ये क्रिएटाइन है, यहाँ पे हमने एक एटीपी लिया है, एटीपी अपना फास्फोरस क्रिएटाइन फॉस्फेट को सेंड करके ये एडीपी बन रहा है एटीपी से, क्योंकि इसने अपना एक फॉस्फेट ग्रुप क्रिएटाइन को सेंड कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ सल्फेट। कुछ एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं जो कि सल्फोनेशन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। इसमें हम ज्यादातर जो लोअर एल्कोहल यानी कि मेथेनॉल और एथेनॉल होते हैं उन्हीं को यूज करते हैं, क्योंकि जो हायर एल्कोहल होते हैं वो ईथर या फिर एल्किन बना लेते हैं। तो मेथेनॉल की रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाई जाती है तो इसका सल्फेट ग्रुप या मेथेनॉल के साथ
ट्रांसफर कर जाता है और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। जब वापस डिस्टिलेशन करवाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड रिलीज हो जाता है और ये एल्काइल सल्फेट प्राप्त हो जाता है। बायोऑर्गेनिक प्रोसेस होते हैं, उनमें एंजाइम की उपस्थिति को इस प्रोसेस के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए सल्फो ट्रांसफेरेज सल्फो ग्रुप को सुटेबल एक्सेप्टर के रूप में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देता है और ट्रांसफर एक्टिव सल्फेटेज द्वारा होता है। अब है इनोलिक इंटरमीडिएट इन आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। इनोलिक जैसे कि हम जानते हैं इनोल जिसमें कि एल्किन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों प्रेजेंट हो तो ये इनोल फॉर्म होती है और कीटोफॉर्म इनोल फॉर्म और कीटोफॉर्म एक दूसरे में चेंज होती रहती है। इसका एक एग्जांपल हमने एसिटाइल एसीटोन लिया है जिसमें कि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वो होता है जो कि आसानी से प्रोटॉन को ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पे हम एक बेस लेंगे और ये एसिटोएसिटाइलिन लिया है तो इसमें बेस का काम क्या होता है प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ से ये प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये कंपाउंड बनेगा। ये अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू स्टेबल हो जाता है और वापस जब हम बेस को लेते हैं तो ये कंपाउंड बना लेता है। ये बेस कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें हमने इनोल यूज लिया है और बेस के थ्रू करवाई है तो इसे बेस कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन रिएक्शन कह देते हैं। अब यहाँ पे ये एक कंपाउंड लिया है जो कि जिसमें कि कीटोन है, ये भी टोटोमराइज द्वारा वापस इनोल की फॉर्मेशन में हो रहा है। ऐसा ही एग्जांपल हम एल्डोज शुगर्स है उनमें देखते हैं। एल्डोज शुगर में ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमने लिया है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ट्रांसफर हाइड्रोजन की जगह और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन की जगह। सबसे पहले तो ये इनोल है तो इनोल को सबसे पहले तो ये अपने बॉन्ड ट्रांसफर करके इनोल सिस इन डाइयोल बना लेता है। उसके बाद में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाए। यहाँ से ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। यहाँ पे ओनली जो आइसोमराइजेशन रिएक्शन हो रही है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यानी कि फॉस्फेट तो सेम ही ग्रुप पे है लेकिन ये थोड़ा सा कीटोन ग्रुप है ये नीचे आ गया और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये ऊपर चला गया। आइसोमराइजेशन हुआ है यहाँ पे। एंजाइम कैटालाइज्ड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन एंड कार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन से हम समझते हैं कि CO2 मॉलिक्यूल का निकलना। इसकी रिएक्शन हम पढ़ते हैं यहाँ पे पाइरुवेट। पाइरुवेट से जब एसिटाल्डिहाइड बनता है पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में तो यहाँ पे CO2 का मॉलिक्यूल निकल जाता है। पाइरुवेट से यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड में एक कार्बन कम हुआ है, ये कहाँ ये CO2 के रूप में यहाँ पे निकल गया। ऐसी ही 3-4 रिएक्शन हो रहा है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल देख लिया। फिर है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में किसी भी मॉलिक्यूल पर किसी दो ग्रुप का ऐड होना। जनरली ये रिएक्शन हम एल्किन होती है उनमें देखते हैं। तो एल्किन पे HA का एडिशन होगा तो H एक कार्बन पे और A कार्बन पे चला गया। इसका एग्जांपल हम नॉर्मली इस स्ट्रक्चर से देखते हैं। इसमें डबल बॉन्ड है, एक कार्बोनिल कार्बन है यानी कि अनसैचुरेटेड है और ये कार्बोनिल। तो ये जो एल्किन है ये जो हम जानते हैं कि कार्बोनिल कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा होती है तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ लेगा। तो इससे क्या है यहाँ कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और यहाँ ये एल्किन अपने बॉन्ड यहाँ पे देगी तो ये स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ पे CH2 पे तो पॉजिटिव आ जाता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो यहाँ पे जब हम अमोनिया का रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनिया NH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव में डिसोसिएट होके पॉजिटिव आयन पे तो ये नेगेटिव वाला ऐड हो जाएगा और नेगेटिव वाले पे ये प्रोटॉन ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ये कंपाउंड बन रहा है। ऐसी रिएक्शन हम नॉर्मली देखते हैं जैसे कि सीट्रेट है। सीट्रेट से ये एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में सबसे पहले सिस एकोनिटेज बनता है। उसके बाद में जब H2O का एडिशन और एकोनिटेज एंजाइम के थ्रू आइसोसीट्रेट बन जाता है। सम आइसोमराइजेशन। हाँ दुर्गा ठीक है बेटा, काफी हो गया। पूरा कवर करना जरूरी नहीं है, टॉपिक सबके बहुत लेंदी हैं। ओके तो हम इसको यहीं पर फिनिश करें। हाँ विनोद जी। हाँ सर। हाँ क्या विचार हैं, क्या कमेंट्स हैं? हाँ ठीक है, सही है सर। दोनों का पहले वाले का भी अच्छा था, उसका थोड़ा लेंथी था, बाकी अच्छा था, इसका भी अच्छा है। हाँ क्योंकि लोगों ने टॉपिक्स बहुत लेंदी तैयार किए हैं तो वो पूरा कवर करने के लिए उसको थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रखे हुए हैं। तो खैर ओवरऑल अच्छा है, सब मेहनत करके आ रहे हैं। ये सबका अच्छा है। तो बहुत मेहनत की है। अग्रवाल साहब।
सभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यही है जैसा कि तुमने पहला भी कहा था कि टॉपिक को थोड़ा छोटा लें जो है, टॉपिक को थोड़ा छोटा लेके उसको पूरा एक्सप्लेन करें जो है, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये क्या है कि बस उसको देख के पढ़ते चले जाते हैं जैसे जो है, बिल्कुल इसको पूरा मैटर को पढ़ना है हमको। पढ़ने के साथ साथ अगर बहुत थोड़ा टॉपिक लें और उसको एक्सप्लेन करें तो ज्यादा अच्छा होगा, जिसको सार्थक रहेगा ये प्रेजेंटेशन है। ठीक है, अच्छा था दोनों का। ठीक है, पूनम तैयार हो क्या दोबारा? यस सर। हाँ, फटाफट टाइम करे जाए, जल्दी स्टार्ट करो। ओके सर। सर का फटाफट बोलो, पहले तो वो टॉपिक है सर, 20 मिनट कोई टाइम दे रहा है। तो बोलो तो यही, आप टॉपिक तो पूरे लिखो। स्क्रीन शेयर बंद करो और अपना माइक बंद करो। Good afternoon, everyone. Myself, Poonam Bundela, MSc final year, Department of Chemistry, Loya College, Churu. My today's topic is porphyrin. So, basically, 4-pyrrole ring जो कि 4 ब्रिज कार्बन से जुड़ी होती हैं, उन्हें हम पोरफायरिन कहते हैं। इसके फॉर्मेशन के लिए हेलो हाँ, सुन रहा है, बोलो। हाँ, सुन रहा है, सुन रहा है। सो इसमें 4 पायरोल रिंग्स होती हैं जो कि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में और डीडीक्यू की प्रेजेंस में रिएक्शन करती है और पोरफायरिन का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीडीक्यू, डाइक्लोरो डाइसाइनोक्विनोन। पोरफायरिन बेसिकली हमें पोरफायरिन रिंग स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जो पोरफायरिन रिंग होती है इसके अंदर 4 पायरोल रिंग्स होती हैं, जिसमें सब्स्टिट्यूशन साइट्स होती हैं, जिसमें अलग अलग साइट्स पे अलग अलग सब्स्टिट्यूशन ग्रुप के जुड़ने पर उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम्स होते हैं। इसके अंदर जो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 जो साइट्स दिख रही है, इन ग्रुप्स के ऊपर जो अलग ग्रुप्स आके जुड़ते हैं, जिनकी वजह से इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। लाइक इसके अंदर जैसे मेथेन ग्रुप, वेनिल ग्रुप, अदर ग्रुप जब जुड़ते हैं तो इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम्स होते हैं। इनकी जनरल प्रॉपर्टीज को अगर देखा जाए तो ये जो होती है पिरिडीन और डाइऑक्सेन में ये सोल्यूबल होती है। इसके अलावा एसीटोन, ईथर, पेट्रोलियम ईथर और अल्कोहल और क्लोरोफॉल में ये इनसोल्यूबल होती हैं। और इनकी जनरल सिंथेसिस के लिए हम जो पहला प्रोसेस जो होता है उसके अंदर डाइपायरिल मेथिल का इसमें फॉर्मेशन किया जाता है, जिसमें पहले जो होता है सिंथेसिस किया जाता है डाइपायरिल मेथिलीन का, जिसके अंदर जो पायरोल रिंग होती है इसका 5th पोजीशन जो होता है वो फ्री पोजीशन होता है, जिसपे कोई भी फंक्शनल ग्रुप आके अटैक करता है और ये न्यूक्लियोफिलिक जो है रिएक्शंस देती हैं। इसमें जो आयोडीन होता है, आयोडीन इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज होता है, जिससे हमें डाइपायरिल मेथिल जो होता है वो मिलता है। इसी की आगे रिएक्शन से हमें जो होता है पोरफायरिन का फॉर्मेशन किया जाता है। इसमें जो पायरोल रिंग होता है इसका कंडेंशन करवा कर भी जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसके साथ में करवा करके भी जो डाइपायरोल जो मेथिलीन है वो प्राप्त किया जा सकता है। जो सेकंड थिंग है जिसे डाइमेथिलीन का जो फॉर्मेशन होता है वो कंडेंसेशन से होता है, जिसमें जो इसकी पेरेंट जो स्ट्रक्चर होती है वो पोरफिरिन होती है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी। जो 4 पायरोल रिंग होती है वो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में क्या करती है, रिएक्शन करती है और जो पोरफायरिन रिंग है उसका फॉर्मेशन होता है। इसमें ये चेक करने के लिए कि ये एरोमेटिक रिंग है या नहीं, इसकी प्रॉपर्टीज को
चेक किया जाता है, जिसमें हमें क्या चाहिए होता है कि जो पोरफायरिन रिंग है वो जो एरोमेटिक प्रॉपर्टीज होती है वो उनको फॉलो करे। जो इसमें जो फर्स्ट होती है कि ये साइक्लिक होना चाहिए एस, तो पोरफायरिन रिंग जो होती है वो साइक्लिक होता है। सेकंड इज बी प्लेनर, सो ये प्लेनर भी होता है। और जो थर्ड होता है कि ये हकल रूल को फॉलो करे, मीन्स 4+2 रूल, इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो करे। तो इसके अंदर अगर डबल बॉन्ड्स को काउंट किया जाए तो इसमें 11 डबल बॉन्ड होते हैं जो कि जो कि हकल रूल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि 22 इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंस होते हैं। जो थर्ड एरोमेटिक कंपाउंड जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देने चाहिए, तो जो पोरफायरिन रिंग्स होती है वो भी जो क्या होती है, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस को देती है, क्योंकि इसके जो पायरोल रिंग पे जो हाइड्रोजन्स अटैच होते हैं इनको रिमूव करके कोई फंक्शनल ग्रुप आके अटैक करेगा और एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देगा, जो कि इसकी प्रॉपर्टी से इससे पता चलता है कि ये एक एरोमेटिक रिंग है। सेकंड इज इसमें एग्जांपल्स को अगर देखा जाए तो इसमें देखो एक्टिव पोरफिरिन है, मीसोपोरफिरिन है, जिसमें दो डाई पायरल मेथिन जो होती है रिएक्शन करके और एक पायरोल रिंग का पोरफायरिन रिंग का फॉर्मेशन करती है। इसके अंदर 4 नाइट्रोजन्स होते हैं जहां पर कि अंदर अटैच होते हैं दो नाइट्रोजन्स के साथ में हाइड्रोजन अटैच होते हैं। वहां पर एक अदर फंक्शनल ग्रुप लाइक ब्रोमीन, क्लोरीन आके या मैग्नीशियम आके अटैक करेगा और इसको हीमोग्लोबिन या क्लोरोफिल में कन्वर्ट करेगा। तो हम टाइम को देखते हुए हीमोग्लोबिन की यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो हीमोग्लोबिन से सभी परिचित है, जैसे कि हीमोग्लोबिन जो होता है जो ब्लड में पाया जाता है और इसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। और इसके अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है इसके अंदर पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर जो मेन चीज होती है वो हीम होता है। हीम की वजह से ही उसका कलर रेड होता है, या जो भी है ये हीम है। हीमोग्लोबिन के अंदर जो प्रेजेंट होता है ये हीमोग्लोबिन के अलावा मायोग्लोबिन में, साइटोक्रोम में और कैटालाइज में, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस, इन सब में ये प्रेजेंट होता है। जो हीमोग्लोबिन में जिस तरह की पोरफायरिन रिंग पाई जाती है वो डेरिवेटिव होती है फेरो प्रोटोपोरफायरिन की। सो यहाँ पे अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें अच्छे से, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अच्छे से कि 4 पायरोल रिंग जो फ्यूज होकर के जो पोरफायरिन रिंग का निर्माण करती है, सॉरी 4 पायरोल रिंग्स जो होती है वो फ्यूज होकर के पोरफायरिन रिंग का निर्माण करती है, जो कि अटैच होती है CH ब्रिज के थ्रू अटैच होती है और इनके ऊपर 8 सब्स्टिट्यूशन साइट्स पाई जाती है। इन 8 सब्स्टिट्यूशन साइट्स के ऊपर जो डिफरेंट ग्रुप्स आके अटैक करते हैं, उनकी रिजल्ट के थ्रू हमें मिलता है कोई भी जो पोरफायरिन रिंग का जो नया हमें प्रोडक्ट मिलता है उसका नाम उसके अकॉर्डिंग रखते हैं। जो भी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप यहाँ पे आके अटैच होता है, जो फंक्शनल ग्रुप आके अटैच होता है, जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है वो टाइप थर्ड होता है, लाइक प्रोटोपोरफायरिन थर्ड होता है, जिससे हम हीम को प्राप्त कर सकते हैं। सो यहाँ हम हीम सिंथेसिस पाथवे को कंसीडर करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो डाइपायरोल मेथेन होता है, सॉरी इसमें सबसे पहले क्या होता है, सक्सेनिक एसिड जो को एंजाइम ए के साथ में जो कि एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, इसमें साथ में अटैच होता है ग्लाइसिक जो है इसमें आता है, जो कि एक अमीनो एसिड के जैसे यहाँ पे बिहेव करता है, जिसकी रिएक्शन से एक मिनट से जो ALA सिंथेसिस हम इस प्रोसेस को कहते हैं। यहाँ पे एक जो PLP प्रेजेंट होता है, जो कि ये एक PLP डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। यहाँ पे PLP पायरिल ऑक्सैलिक फॉस्फेट है जो कि हेल्प करता है ग्लाइसिन जो होता है उसके एक्टिवेशन के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर को एंजाइम ए रिमूव होता है। उसके अलावा सल्फ हाइड्रीन और CO2 भी यहाँ पे रिमूव होता है, जिसकी वजह से हमें प्राप्त होता है डेल्टा एमिनो लिविनोलिक एसिड प्राप्त होता है। इसे हम ALA सिंथेसिस कहते हैं।
इसके बाद में जो हमें ALA सिंथेसिस से जो 2 मॉलिक्यूल ALA के प्राप्त होते हैं, उसके कंडेंशन करने पर हमें पोरफाइरिनोबिलिनोजन प्राप्त होता है, जिसे हम शॉर्ट में PBG कहते हैं। दिस इज ए मोनो टू एले मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसके कंडेंशन से जो हमें पोरफिनोबिलिनोजन जो प्राप्त होता है, जो कि एक मोनोपायरोल होता है, एक यूनिट होती है सिंगल मोनोपायरोल की, जिसके सिंथेसिस से हमें 4 पायरोल मोल ऑफ जब हम इसके 4 मोल लेते हैं पोरफिनोबिलिनोजन के, तो इसके 4 मोल्स के कंडेंशन से यहाँ पे 4 अमोनिया के जो मॉलिक्यूल होते हैं और हमें प्राप्त होता है यूरोपोरफिनोजन फर्स्ट, जो कि एक हाँ ठीक है पूनम, फिनिश करो। ओके सर। जो यहाँ पे एक यूरोपोरफिनोजन फर्स्ट प्राप्त होता है, जो कि एक सिंगल यूनिट के जैसे होता है 4 पायरोल रिंग्स की। जब इसके जो यूपीजी की प्रेजेंस में, यानी यूरोपोरफिनोजन की प्रेजेंस में जब इनका वो कंडेंसन करवाया जाता है, तो हमें यूरोपोरफिनोजन थर्ड प्राप्त होता है, जिसके यूरोपोरफिनोजन थर्ड की रिएक्शन कंडेंसन करवाने पर यहाँ पे CO2 के मोल्स रिमूव होते हैं और एंजाइम CPG के से ऑक्सीडेज से एंजाइम की प्रेजेंस में प्रोटोपोरफिनोजन थर्ड प्राप्त होता है। इस प्रोटोपोरफिनोजन थर्ड के प्रोटोपोरफिनोजन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में कंडेंशन करवाया जाता है, तो हमें प्रोटोपोरफायरिन थर्ड प्राप्त होता है। प्रोटोपोरफायरिन थर्ड के इंकॉर्जेशन ऑफ आयरन, यानी कि आयरन को इसमें अटैच करने पर हीम प्राप्त होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीम। ठीक है ठीक है, पूनम, इसका सर इसका पूरा मान लिया जाए सर अब। हाँ बाकी का पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा, इसको यहीं फिनिश हाँ। करो इसको। ओके सर। पूनम मुदेला, Thank you. आपके लिए पूनम मुदेला सुन रहे हैं? यस सर। आप क्लोरोफिल A और B में क्या डिफरेंस है वो बताइए। सर जो क्लोरोफिल ए, हाँ बोलिए। फिर बी होता है, उसकी जो सेकंड पायरोल रिंग होते हैं उसके ऊपर एल्डिहाइड अटैच होता है। हाँ CH होता है। और A में सर मेथेन होता है, CH3। CH3। गुड, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। ओके हाँ जी। कल के लिए हमारे पास नाम है ललिता सैनी, सीता और बजरंग लाल। तो कल 12 बजे अपन फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।